मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ललितपुर में आपका स्वागत है। पर्यावरण से संबंधित जो अभी तक आपको 10 लेक्चर दिए गए हैं, उसी क्रम में जैव विविधता वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया था 10वें वाले लेक्चर में। आज आपको जो वीडियो दिया जा रहा है या ऑनलाइन क्लास आपको दी जा रही है, वो पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, यानी कि प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। प्रदूषण यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधित आज का वीडियो है। या जो आगे वाले जो भी 4 वीडियो आपको दिए जाएंगे टू बी कंटिन्यू, उसमें प्रदूषण से संबंधित और जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये ऑनलाइन क्लास होगी। तो चलिए, पहला जो आज का आपका टॉपिक है प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन है। तो जो प्रदूषण है, प्रदूषण को थोड़ा सा समझ लेना है, फिर हम आपको WHO के द्वारा जो डेफिनेशंस दी गई है या प्रदूषण से संबंधित WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो डेफिनेशंस दी गई हैं उसको आपको लिखवा देंगे। पहले आप साधारण रूप में समझ लीजिएगा कि प्रदूषण है क्या। तो जो प्रदूषण है या जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण का मतलब होता है कि प्राकृतिक संगठन में बदलाव। जो प्राकृतिक संगठन होता है, प्राकृतिक संगठन में या प्राकृतिक संगठन से संबंधित जो अवांछित पदार्थ होते हैं या प्राकृतिक संगठन में जो बदलाव होता है, प्राकृतिक संगठन में बदलाव होगा। ठीक है, प्राकृतिक संगठन में बदलाव होने से जो प्राकृतिक संतुलन है या प्राकृतिक असंतुलन होगा, प्राकृतिक असंतुलन से बहुत सारे विकार पैदा होंगे, यानी कि विकार उत्पन्न होंगे। इन विकार उत्पन्न होने से विभिन्न सारे या बहुत सारे जो प्रदूषण होते हैं या पॉल्यूशन होते हैं, वो बहुत सारे प्रदूषण उत्पन्न होंगे या जो बहुत सारे पॉल्यूशन होंगे वो डेवलप होंगे। तो प्रदूषण का मतलब होता है कि प्राकृतिक संगठन में बदलाव होगा। प्राकृतिक संगठन में जो तत्व होंगे या जो मूल तत्व होंगे, मूल तत्वों में बदलाव होगा। मूल तत्वों में बदलाव होने से जो प्राकृतिक असंतुलन होगा, प्राकृतिक असंतुलन होने से विकार उत्पन्न होगा। अब विकार कहाँ पर उत्पन्न होगा? विकार चूँकि हो सकता है कि जल का विकार उत्पन्न हो जाए, वायु का विकार उत्पन्न हो जाए, ध्वनि का विकार उत्पन्न हो जाए, रेडियो सक्रिय तत्वों का विकार उत्पन्न हो जाए, रेडियो सक्रिय तत्वों का विकार उत्पन्न हो जाए, मृदा का विकार उत्पन्न हो जाए, या जो जैव समुदाय है, जैव समुदाय में विकार उत्पन्न हो जाए। तो ये जो बाद में ये जो बन सब को मिलाकर के एट लास्ट में बन जाएंगे, ये प्रदूषण बन जाएंगे। तो बहुत सारे प्रदूषकों का विकार उत्पन्न होना का मतलब होगा प्रदूषकों का प्रभाव। अब इन प्रदूषकों का प्रभाव कहाँ पर हो सकता है? तो जल पर हो सकता है, वायु में हो सकता है, ध्वनि, रेडियो सक्रिय तत्व, मृदा या जैव समुदाय में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये जो विकार उत्पन्न हो रहा है या प्रदूषकों का प्रभाव होगा, तो इतने प्रकार के जो पॉल्यूशंस होंगे, यानी कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, मृदा का प्रदूषण या जैव समुदाय का प्रदूषण या जैव प्रदूषण के नाम से इनको जाना जाएगा। यानी कि वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन या जो रेडियो सक्रिय रेडियो एक्टिव तत्वों का पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन या जो जैव समुदाय का है या बायो पॉल्यूशन के नाम से इनको जाना जाएगा। तो ये प्रदूषण की डेफिनेशन है। कितने प्रकार के प्रदूषण आपको आगे समझना है कि जो प्रदूषण होते हैं वो इतने विकार उत्पन्न होता है, वो इन स्थानों पर विकार उत्पन्न हो सकता है।
तो यही बन जाएगा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या जैव समुदाय का जो प्रदूषण होगा, ये विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होंगे। तो जो प्रदूषण है, प्रदूषण से संबंधित जो आपको एक सामान्य रूप से आपको समझाया गया है। तो इसी क्रम में प्रदूषण का जो वर्गीकरण होगा, प्रदूषण का वर्गीकरण जो होता है, उस वर्गीकरण के आधार पर बहुत सारे प्रदूषण यहाँ पर निकलेंगे। तो जो प्रदूषण का वर्गीकरण, ये पहला टॉपिक है। पहले हमें प्रदूषण का वर्गीकरण समझना है, फिर प्रदूषण के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन जानना है, फिर उसके बाद जो वेरियस टाइप के जो पॉल्यूशंस होंगे, लाइक टू एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, तो ये वेरियस टाइप के पॉल्यूशंस का विकास होगा। फिर इनके बारे में हम समझेंगे कि किन किन कारकों से पॉल्यूशंस या प्रदूषकों का प्रभाव होता है, कौन कौन से मानवीय जनित कारक हैं। मोस्टली मानवीय जनित कारकों के प्रभाव से ही प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। फिर प्रदूषण को किन किन कारकों से होते हैं, इनके माध्यम से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। फिर यदि उपचार की उचित विधियां हैं तो उचित विधियां आपको बताई जाएंगी, या प्रबंधन किन किन माध्यमों से किया जा सकता है वो आपको बताया जाएगा। और इनका प्रभाव मानव, जीव जंतु सहित वनस्पति पर भी इसका प्रभाव देखना है। तो जो मापन या वर्गीकरण, पहले वर्गीकरण देख लीजिएगा। वर्गीकरण, पहला टॉपिक है वर्गीकरण का है। वर्गीकरण जो होता है वो मोस्टली 4 प्रकार से, प्रदूषण का वर्गीकरण मोस्टली 4 प्रकार से किया जाता है। एक प्रदूषण तो जो होता है वो मोस्टली मापन के आधार पर होता है, यानी कि मापन के आधार पर प्रदूषण। पहला है मापन, मापन के आधार पर क्या होता है, मापन के आधार पर वर्गीकरण आगे दिया जाएगा। दूसरा जो होता है वो गठन के आधार पर, गठन के आधार पर प्रदूषण, गठन के आधार पर प्रदूषण। और इसी क्रम में जो होता है वो विघटन के आधार पर, विघटन, विघटन के आधार पर प्रदूषण। और इसी क्रम में जो लास्ट का होगा वो उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषण, यानी कि ओरिजिन ऑफ या बेस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषण। तो जो मोस्टली जो प्रदूषण का वर्गीकरण किया गया है, इसको 4 भागों में बांट करके प्रदूषण का वर्गीकरण किया जाता है। पहला है मापन के आधार पर प्रदूषण, दूसरा गठन के आधार पर प्रदूषण, और जो तीसरा है विघटन के आधार पर प्रदूषण, और जो लास्ट है वो उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषण। तो जो पहला है यानी कि मापन के आधार पर प्रदूषण होता है, इसे 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग तो है यानी कि मात्रात्मक, मात्रात्मक प्रदूषण, और दूसरा इसी में आ जाएगा गुणात्मक प्रदूषण। ठीक है, तो मापन के आधार पर प्रदूषण को 2 भागों में बांट लिया जाता है, मात्रात्मक, ठीक है, यानी कि क्वांटिटी के आधार पर, एंड क्वालिटी के आधार पर। तो बेस ऑन क्वांटिटी एंड बेस ऑन क्वालिटी के आधार पर। अब जो गठन के आधार पर जो प्रदूषण होता है उसे हम 2 भागों में बांट लेते हैं, यानी कि एक भाग तो होता है प्राथमिक प्रदूषण। गठन के आधार पर भी 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक प्रदूषण, और जो दूसरा होता है द्वितीयक प्रदूषण। तो गठन के आधार पर इसे 2 भागों में बांट लिया गया है, यानी कि प्राथमिक प्रदूषक
या और दूसरा है द्वितीयक प्रदूषक। इसी तरह से विघटन के आधार पर भी इसे दो भागों में बांट दिया जाता है। पहले वाला जो भाग है जैव निम्नीकरणीय या निम्नीकरणीय प्रदूषण या जैव निम्नीकरण प्रदूषण, और जो दूसरा होता है वो अजैव निम्नीकरण प्रदूषण होता है। तो विघटन के आधार पर इसे दो भागों में बांट लिया जाता है, जैव निम्नीकरण, और जो दूसरा होता है वो अजैव निम्नीकरण। और जो लास्ट का है उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषण को इन दो भागों में बांट दिया जाता है। एक तो होता है प्राकृतिक प्रदूषण, और जो दूसरा होता है वो मानव जनित, और यही प्रदूषण सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक प्रदूषण होता है तो भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ज्वार भाटा, बाढ़, सूखा, ये जो प्राकृतिक प्रदूषण हैं ये जो पोषक तत्वों में या जो भी मूल तत्व होते हैं या मूल यौगिक होते हैं उनमें कमी आ जाती है, लेकिन धीमे धीमे करके जो प्रकृति होती है वो अपने आप को एक बैलेंस बना लेती है। तो प्राकृतिक प्रदूषकों का प्रभाव कम होता है, जबकि जो मानव जनित प्रदूषण होते हैं या प्रदूषक पदार्थ होते हैं इनका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो ये वर्गीकरण है। अब ये जो वर्गीकरण है इसे हमें एक एक करके जानना है कि व्हाट इज क्वांटिटेटिव एंड व्हाट इज क्वालिटी। तो मात्रात्मक है और दूसरा गुणात्मक है। अब मात्रात्मक क्या होगा वो आप इसी के नीचे यदि आप चाहें, ऐसे आपने यदि डायग्राम बना लिया हो, ठीक है, तो यदि उसी के नीचे यदि आपका बन रहा हो, शॉर्ट रूप में लिख रहे हो तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो मात्रात्मक, सबके चूंकि नाम सबके अलग अलग हैं, मात्रात्मक, गुणात्मक, प्राथमिक, द्वितीयक, जैव, अजैव, प्राकृतिक और मानव जनित हैं। तो इसमें चूंकि एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे तो आप चाहें तो हेडिंग डाल दीजिएगा मात्रात्मक प्रदूषण। वर्गीकरण यहाँ हमने दिखा दिया है। तो मात्रात्मक किसका आधार है, मापन के आधार पर है। गुणात्मक लिखेंगे तो वो भी मापन के आधार पर है। तो आप थोड़ा सा मात्रात्मक में लिख लीजिएगा। ऐसे प्रदूषक जो सामान्यतः प्रदूषक नहीं होते हैं, लेकिन मात्रा बढ़ जाने पर, क्योंकि मात्रात्मक है, लेकिन मात्रा बढ़ जाने पर प्रदूषण का कार्य करने लगते हैं। ठीक है, ये मात्रात्मक हो गया है। मतलब कुछ तत्व ऐसे हैं जो कुछ प्रदूषक जो बाद में उनका नाम दिया गया है, तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो प्रदूषक नहीं हैं, लेकिन यदि उनकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो प्रदूषक का कार्य करने लगते हैं। लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ग्लोब पर या हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, तो जो जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, अर्थ है, ये यहाँ पर इसका जो वायुमंडल है, इसके वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ये ग्लोब है, और ये इसका वातावरण है या वायुमंडल है। तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा CO2 की जो मात्रा है वो 0.03% है। इतनी मात्रा इसकी है हमारे वायुमंडल में। जो वायुमंडल का जो संगठन है, उस संगठन में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 0.03% है।
अब इसकी मात्रा 0.03% है, प्रदूषण का कार्य नहीं कर रही है। जबकि यह जो होती है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, या फिर कमी आ जाती है इससे, इस मात्रा से, तो यदि वृद्धि हो जाएगी तो पूरे ग्लोब का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। अब ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एक प्रक्रिया पूरी शुरू हो जाएगी, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो उचित मात्रा है ये पूरे ग्लोब के तापमान को 15 डिग्री औसत बनाए रखती है। और ये जो 15 डिग्री मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो 0.03% है, ये ग्लोब के तापमान को 15 डिग्री औसत ये बनाए रखती है। अब यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैसों के रूप में कार्य करती है, तो सूर्य के प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेती है और अवशोषण करने के साथ ही ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो मानवीय गतिविधियों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी तो जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रोसेस है या प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जो ग्लोबल वार्मिंग है कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड पहले जो इतनी मात्रा थी, मात्रात्मक है, इससे कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं था, ना तो मानव सहित किसी भी जीव जंतु को कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो रही थी, और ना ही वनस्पति को कोई समस्या उत्पन्न हो रही थी। लेकिन यदि मात्रा बढ़ जाएगी मानवीय गतिविधियों के माध्यम से तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और यदि दोनों है इसमें, और यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है तो हिमीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि पूरी जो पृथ्वी की सतह है वो बर्फ से ढक जाएगी, बर्फ से आच्छादित हो जाएगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, जो गॉड गिफ्टेड है, जो प्रकृति ने बना करके रखी है ताकि मानव सहित किसी भी जीव जंतु और वनस्पति को कोई नुकसान नहीं होगा, तो प्रकृति ने बना करके रखी है, ठीक है, इतनी मात्रा उचित है, इससे मानव सहित जीव जंतु और वनस्पति का विकास अच्छा होगा। लेकिन मानवीय गतिविधियों के द्वारा एक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है, तो ये पहले प्रदूषक नहीं थी, क्योंकि गॉड गिफ्टेड है, नेचर गिफ्टेड है, प्रकृति ने बना करके रखी है, तो ये प्रदूषक नहीं थी। लेकिन मात्रा बढ़ गई है तो ये मात्रात्मक प्रदूषण के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है। इसी क्रम में जो गुणात्मक है, गुणात्मक में जैसे मान लीजिएगा जिनकी उपस्थिति मात्र प्रदूषक का कार्य करती है, जिनकी उपस्थिति, अब ये जो दूसरा वाला है जिनकी उपस्थिति ही, अब ये प्रकृति में नहीं है लेकिन मानवीय गतिविधियों के द्वारा ये उपस्थित हो गए हैं प्रकृति में, तो इनकी उपस्थिति मात्र ही प्रदूषण का कार्य करती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, ये एग्जाम्पल के रूप में है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हुआ, ये इनकी उपस्थिति मात्र ही कारक बन जाती है प्रदूषण का, ये प्रदूषण का कारण और है क्या, उपस्थिति, ठीक है। तो ये गुणात्मक हो जाएगा। तो मात्रा मापन के आधार पर मात्रात्मक और गुणात्मक दो प्रकार के हैं। मात्रात्मक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक के रूप में काम करेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो गैसें हैं ये प्रदूषण
के रूप में फिर कार्य करने लगती हैं। इनकी उपस्थिति मात्र ही प्रदूषक का कारक बन जाती है। तो मापन के आधार पर मात्रात्मक है, गुणात्मक है। इसी क्रम में जो गठन के आधार पर है प्राथमिक और द्वितीयक हैं, तो प्राथमिक और द्वितीयक ये प्रदूषण के रूप में आते हैं। प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीयक प्रदूषण। तो अब प्राथमिक जो प्रदूषक होते हैं, तो जो वायुमंडल में जो प्राथमिक प्रदूषण के सीधे स्रोत से प्राप्त होते हैं, यानी कि सीधे स्रोत से प्राप्त होते हैं, ये सीधे स्रोत से प्राप्त होते हैं। तो जहाँ सीधे सोर्स होगा वहाँ से ये सीधे वायुमंडल में जाकर के या मिट्टी में जाकर के या जल में जाकर के मिक्स कर दिए जाते हैं। तो सीधे स्रोत से प्राप्त होते हैं। जैसे में सल्फर डाइऑक्साइड इसी के अंतर्गत आ जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और इसी के अंतर NO और NO2 ये सीधे स्रोत से प्राप्त होते हैं और सीधे स्रोत से प्राप्त होकर के वायुमंडल में मिश्रित कर दिए जाते हैं। तो ये प्राथमिक प्रदूषक हैं। अब ये जो प्राथमिक प्रदूषक होंगे, प्राथमिक प्रदूषक सीधे वायुमंडल में जाकर के मिल जाते हैं, लेकिन यही प्राथमिक प्रदूषक द्वितीयक प्रदूषक का यानी कि द्वितीय प्रदूषक बन जाते हैं। अब जो द्वितीयक प्रदूषक होंगे यानी कि प्राथमिक प्रदूषकों से मिलकर के द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं। जैसे अब प्राथमिक प्रदूषकों से, तो प्राथमिक प्रदूषकों से, ठीक है, अभी प्राथमिक जो प्रदूषक होंगे यही द्वितीयक प्रदूषक बन जाएंगे। जैसे में एग्जाम्पल ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल को ज़्यादा याद रखिएगा कि जो प्राथमिक प्रदूषक हैं वही द्वितीयक प्रदूषक का कार्य करने लगते हैं। जैसे HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो HNO3 बन गया, नाइट्रिक अम्ल बन गया, ये द्वितीयक प्रदूषक के रूप में कार्य करेगा। H2SO4 है, ये द्वितीयक प्रदूषक के रूप में कार्य करेगा। SO3 है, द्वितीयक प्रदूषक के रूप में कार्य करेगा। ओजोन O3 गैस, इसको ध्यान रखना, ये द्वितीय प्रदूषक के रूप में कार्य करती है। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 2012 का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो 2012 के जो क्वेश्चन था एनवायरनमेंट से संबंधित जीएस का पेपर में, तो उससे निम्न में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक के रूप में कार्य करने लगता है, तो उसमें जो ऑप्शन था वो ओजोन गैस था। तो ओजोन गैस से जो द्वितीय प्रदूषक है इससे प्रश्न चूँकि पहले बन चुका है। इसी के अलावा एक है पैन, PAN, इसकी वार्तालाप आगे होगी। पैरा ऑक्सीटाइल नाइट्रेट है या पैरा ऑक्सीटाइल नाइट्रेट है, ये पैन है। और इसी तरह से स्मॉग होता है या जो धुआं होता है या स्मॉग होता है, ठीक है, ये भी प्रदूषक के रूप में द्वितीय प्रदूषक के रूप में कार्य करने लगते हैं। तो एग्जाम्पल को मोस्टली आपको याद रखना है कि ये द्वितीय प्रदूषक के रूप में है। एक और यदि करना हो तो H2O2 हाइड्रो या जो हाइड्रोजन जो परऑक्साइड है H2O2, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड ये भी द्वितीय प्रदूषक के रूप में काम करने लगता है। तो यहाँ पर NO3, SO4, SO3 ये ओजोन है, ठीक है, और ये स्मॉग है, पैन है, H2O2 है। यहाँ जो प्राथमिक प्रदूषक हैं वही बन जाते हैं द्वितीयक प्रदूषक के रूप में कार्य करने लगते हैं। तो जो पहला जो टॉपिक था वर्गीकरण में, वो गठन, वो मापन के आधार पर था, मात्रात्मक एवं गुणात्मक।
और जो दूसरा वर्गीकरण है वो गठन के आधार पर है, जिसके अंतर्गत ये चूँकि जो प्राथमिक हैं या जो द्वितीयक प्रदूषक हैं इनके एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से जो वर्गीकरण में जो तीसरा टॉपिक है वो है जैव निम्नीकारक या जैव निम्नीकारक या जैव निम्नीकरण, तो गठन के आधार पर हो गया है। अब जो दूसरा है जैव निम्नीकरणीय या जैव निम्नीकारक और अजैव निम्नीकारक, ठीक है। अब इसको मुश्किल में जानना है कि जैव मतलब ऐसे पदार्थ जिनका 2-3-4 साल में डिग्रेडेशन हो जाता है, यानी कि विघटन हो जाता है, जटिल कार्बनिक यौगिकों से सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल जाते हैं। यह जो प्रदूषक तत्व हैं वो प्रदूषक तत्व पहले गठन के रूप में थे, लेकिन यदि उनका विघटन हो जाएगा तो वो प्रदूषक तत्व नहीं रहेंगे, तो जिन्हें सामान्य रूप से सूक्ष्म जीव अपघटित कर सकते हैं। मतलब जैव निम्नीकरण का मतलब होगा सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन, सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन किया जा सके तो ऐसे को नाम दिया जाता है। चूंकि विघटन शब्द है, तोड़ना है, तो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई इनके माध्यम से उस प्रदूषक को तोड़ना है और सरल जो प्रदूषक तत्व नहीं है उनमें बदल देना है। तो उसका मतलब हो गया कि ये आसानी से अपघटित किए जा सकते हैं, ठीक है। आप आसानी से अपघटित, विघटन या अपघटित, ठीक है। अब इसमें जो एग्जाम्पल आएगा जो नगर पालिका का जो मल होता है या नगर पालिका मल, नगर पालिका मल जो होता है वो डिग्रेडेशन के अंतर्गत आता है। तो ये इसका जैव निम्नीकरण का इसमें नगर पालिका जो मल है वो जैव निम्नीकरण या जैव निम्नीकारक के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसका विघटन जो होता है या अपघटन होता है वो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से इसे विघटित या अपघटित कर दिया जाता है। लेकिन अजैव इसका उल्टा है, ठीक है। तो जैव था तो सूक्ष्म जीव थे, अजैव निम्नीकरण मतलब ने सूक्ष्म जीवों द्वारा बहुत धीमी गति से, सूक्ष्म जीव होंगे लेकिन बहुत धीमी गति से, प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होगी, तो तोड़ना है किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा ही तोड़ना है, ठीक है। लेकिन प्रक्रिया कैसे होगी, धीमी गति से होगी। तो उसमें धीमी गति वाला जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो धीमी गति, तोड़ना सूक्ष्म जीवों को ही है, लेकिन बहुत धीमी गति से ये तोड़ेंगे। जैसे 1000, 10,000, जैसे DDT है या पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, DDT एग्जाम्पल में DDT हुआ, पॉलीथीन हुआ, ठीक है, पॉलीथीन हुआ, DDT हो गया, पॉलीथीन हो गया है। इसके अलावा प्लास्टिक, रबर, प्लास्टिक्स, इसमें प्लास्टिक्स हो जाएंगे, रबर हो जाएगी, ठीक है। या BHC एक यौगिक है, बेंजाहेक्सोक्लोराइड BHC, जैसे DDT है एक पाउडर के रूप में, इसी तरह से BHC भी है। तो इन तत्वों को तोड़ने में या इन यौगिकों को तोड़ने में 1000 से लेकर के 100,000 वर्ष का समय इनमें लग सकता है। तो चूंकि गति बहुत धीमी है तो अजैविक जो निम्नीकारक हैं उनको सूक्ष्म जीव तोड़ते ही हैं, लेकिन सूक्ष्म जीवों के द्वारा तोड़ने की जो प्रक्रिया होगी बहुत धीमी गति से होती है,
1000 से 100,000 वर्षों का समय इसमें लग सकता है। तो 100,000 वर्षों का समय इसमें लग सकता है। इसमें एग्जाम्पल क्या आएंगे, DDT हुआ, पॉलीथीन हुआ, प्लास्टिक्स हुआ, रबड़ हुआ, BSC हुआ, या हाइड्रो कुछ कार्बन्स हैं, इनको तोड़ने में अधिक हजारों वर्षों का समय लगता है। तो ये जो विघटन के आधार पर हैं, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण, एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और जो लास्ट का अवस्था है वो है उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषण। उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषण। तो उत्पत्ति के आधार पर देखिएगा तो पहला तो है प्राकृतिक है और दूसरा मानव जनित है। तो जो प्राकृतिक है, ठीक है, प्राकृतिक प्रदूषण के अंतर्गत जैसे मान लीजिएगा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी विस्फोट होने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या जो रेडॉन जैसी गैसें हैं इनका निस्सरण होता है। इन गैसों का उत्सर्जन होता है, ठीक है, उत्सर्जन होता है। लेकिन और ये उत्सर्जन हो करके इनको वायुमंडल में मिला दिया जाता है, वायुमंडल में इनको मिला दिया जाता है। तो वायु का प्रदूषण, इनकी वायु में इन गैसों की सांद्रता बढ़ जाती है। गैसों का संकेंद्रण या गैसों की सांद्रता में वृद्धि होगी। गैसों की सांद्रता में वृद्धि होने का मतलब है वायु प्रदूषण हो गया। वायु प्रदूषण एट लास्ट में जो रिजल्ट निकलेगा वो वायु प्रदूषण निकलेगा। तो जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं या प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, इनसे बहुत सारी गैसें या कुछ रासायनिक यौगिक हैं या तत्व हैं जो प्राकृतिक आपदाओं के समय इनका निस्सरण होता है, उत्सर्जन होता है, इमिशन होता है और ये जल, वायु, मिट्टी यहाँ जाकर के घुल जाते हैं। लेकिन इसको प्रकृति धीमे धीमे करके बैलेंस कर लेती है। लेकिन जो दूसरा है वो मानव जनित प्रदूषण है। और जो मानव जनित प्रदूषण है, ठीक है, तो मानव जनित प्रदूषण है, मानव जनित प्रदूषण से ही प्रदूषण की समस्या वर्तमान में उत्पन्न हुई है। तो मानवीय गतिविधियां किसके लिए, मानव द्वारा अपने लाभ हेतु मानवीय गतिविधियों, मानव के द्वारा अपने लाभ हेतु विभिन्न प्रकार के कार्य किए, यानी कि हेतु विकासात्मक कार्य किए। जनसंख्या में वृद्धि हुई, जनसंख्या में वृद्धि हुई, तकनीकी कार्य किए, ठीक है, वनों का कटाव किया, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो इन सब गतिविधियों के माध्यम से और भी गतिविधियां आएंगी। नगरीकरण हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है और बम विस्फोट हुए हैं, यातायात के साधनों में वृद्धि हुई है, बहुत सारे कारक होंगे, वो आगे जा कर के आपको क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जानना है कि जो मानव जनित प्रदूषक हैं इनका प्रभाव ज़्यादा है। तो इनसे मानवीय गतिविधियों के माध्यम से या मानवीय गतिविधियों ने जो पर्यावरण में हस्तक्षेप किया उसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई या बहुत सारे प्रदूषण उत्पन्न हो गए हैं। तो ये जो बहुत सारे प्रदूषण उत्पन्न हुए हैं इनको आगे जा कर के हमें क्रमशः जानना है। तो अभी जो पहला टॉपिक था वो हमने क्रम से आपको जो प्रदूषण है, प्रदूषण का केवल वर्गीकरण आपको बताया है, मापन के आधार पर,
या जो दूसरा था वो गठन के आधार पर, विघटन के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर। इसी क्रम में चूँकि जो एग्जाम्पल हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसी क्रम में अब प्रकार जानना है। ये तो वर्गीकरण था, ये वर्गीकरण था, अब प्रकार जानना है। तो प्रकार एक विशेष गठन के आधार पर प्रकार जानना है। तो आइएगा इसी क्रम में प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो जो प्रदूषण को है वो 3 भागों में मोस्टली से बांटा गया है प्रकार के अंतर्गत। एक तो भौतिक प्रदूषण होगा। अब जो भौतिक प्रदूषण होगा उसमें क्या क्या आएगा वो आगे अभी आपको जानकारी देंगे। भौतिक प्रदूषण, इसी का आगे जाएंगे तो रासायनिक प्रदूषण, या जो आगे वाला है जो तीसरा आपको जानना है वो है नैतिक प्रदूषण। ये दिखाई नहीं देता है लेकिन बहुत ही घातक होता है नैतिक प्रदूषण। अब ये हैं क्या, इनको आपको शॉर्ट रूप में आपको जान लेना है। तो जो भौतिक प्रदूषण होते हैं, तो जो बहुत सारी जो भौतिक जो गतिविधियाँ होती हैं, जैसे मोस्टली जो होता है रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। तो जो रेडियो सक्रिय तत्वों से उत्पन्न जो एक्सरे, गामा रे या गामा किरणें, रेडियो वेव या परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेस, ये जो प्रदूषण हैं ये भौतिक प्रदूषण के अंतर्गत इनको रखा जाता है। तो एक्सरे, गामा रे या जो भी रेडिएशन होता है या जो रेडियो वेव के माध्यम से होता है वो भौतिक प्रदूषण के अंतर्गत इनको रखा जाता है। इसी क्रम में जो विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो ये जो गैसें हैं ये वायुमंडल, जल और भूमि को प्रभावित करती रहती हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं इनके माध्यम से जल का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण या मृदा या भूमि का प्रदूषण इनसे होता है। तो इनसे ये प्रदूषण होता है। तो जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आगे जाकर के जल, वायु और मृदा प्रदूषण का कारण बनती हैं। इसी तरह से आगे वाला है नैतिक प्रदूषण है। ये जो नैतिक प्रदूषण है, ठीक है, ये करप्शन नैतिक प्रदूषण है। भीड़ में हिंसा करना नैतिक प्रदूषण है। सांप्रदायिकता ये नैतिक प्रदूषण है। और यदि इसी में हम आगे जोड़ें तो जो आतंकवाद है या जो नक्सलवाद है ये भी नैतिक प्रदूषण के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो चूंकि इससे मानव समाज प्रभावित होता है, तो जो भ्रष्टाचार है या जो भीड़ में हिंसा है, इससे समाज प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहाँ तक यदि हम इसमें आतंकवाद को भी जोड़ दें, आतंकवाद को भी इसमें शामिल कर दें या नक्सलवाद को भी इसमें हम शामिल कर दें। क्यों? क्योंकि जैसे भ्रष्टाचार से, जैसे भीड़ में हिंसा से, जैसे सांप्रदायिकता से
उसी तरह से आतंकवाद और नक्सलवाद से भी मानव समाज प्रभावित होता है। तो ये जो प्रदूषण रखे गए हैं ये प्रदूषण ही हैं। जैसे प्राकृतिक पर्यावरण में अवांछनीय तत्वों का समाहित हो जाना, उसी तरह से मानव समाज में अवांछित तत्वों का समायोजित हो जाना ही नाम दिया जाएगा नैतिक प्रदूषण। तो ये नैतिक प्रदूषण है तो इसकी विस्तृत वार्तालाप को नहीं करनी है। भ्रष्टाचार, भीड़ में हिंसा, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नक्सलवाद, ये शब्द आप समझ ही गए होंगे, लेकिन ये नैतिक प्रदूषण के अंतर्गत इनको रखा गया है। तो ये जो प्रकार हैं प्रदूषण के, तो भौतिक, रासायनिक और नैतिक प्रदूषण। तो यहाँ तक जो अभी तक हमने जो आपको समझाया या अभी तक जो पढ़ाया है वो प्रदूषण क्या होता है, उसके बाद में प्रदूषण का वर्गीकरण, कितने प्रकार का क्या क्या होता है, इसी तरह से प्रदूषण के प्रकार किस किस आधार पर होते हैं, यहाँ तक आपको बताया गया है। इसी क्रम में बहुत सारे जो प्रदूषण अभी जो नाम आए थे उनमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो सक्रिय तत्वों के द्वारा, या नाभिकीय प्रदूषण, या जो जैव प्रदूषण होता है, इनके बारे में आपसे विस्तृत वार्तालाप आगे इसी क्रम में की जा रही है। चलिए इसी क्रम में ये तो वर्गीकरण और प्रकार हो गए हैं प्रदूषण के। इसी क्रम में आगे जो 1 प्रदूषण है, तो प्रदूषण का कौन कौन से स्रोत हैं, प्रदूषण का स्रोत क्या क्या स्रोत होते हैं और किस प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, और यदि इसके नियंत्रण करने के उपाय होंगे तो या तो गवर्नमेंट लेवल पर होंगे या फिर जन समुदाय लेवल पर प्रदूषण कम करने के या नियंत्रण करने के उपाय होंगे। तो इसी क्रम में आपको एक एक करके जो प्रदूषण हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो पहला प्रदूषण वायु प्रदूषण, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी। वायु प्रदूषण, ये पहला टॉपिक ही है वायु प्रदूषण है। अब वायु प्रदूषण, जितने भी प्रदूषण होंगे, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, उसमें जो पहला होता है स्रोत और उसका प्रभाव और नियंत्रण। ये इतनी चीज़ें तो हर प्रदूषण में, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, जैव प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, स्रोत, प्रभाव और नियंत्रण, ठीक है, ये तो हमें मोस्टली सभी प्रदूषणों में जानना ही है। तो जो वायु प्रदूषण है, तो वायु प्रदूषण की डेफिनेशन WHO के माध्यम से दी गई है। अब WHO ने क्या डेफिनेशंस दी है या क्या परिभाषा दी है उसको आप नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। WHO के माध्यम से वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है, जिसमें बाह्य वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को
हानि पहुंचाने वाले तत्वों सघन रूप से संकेंद्रित हो जाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में डेफिनेशन से लिखिएगा, सघन रूप से संकेंद्रित हो जाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। ये जो डेफिनेशन है वो WHO के माध्यम से दी गई है। अब WHO के माध्यम से डेफिनेशन दी गई है, शॉर्ट में हम यहाँ आपको स्रोत बता रहे हैं कि वायु प्रदूषण के स्रोत, अभी केवल शॉर्ट रूप में बता रहे हैं, एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत होते हैं वो आप शॉर्ट रूप में इनको देख लीजिएगा। तो वायु प्रदूषण मोटर वाहन, यानी कि मोटर वाहन से वायु प्रदूषण होता है। बिजली संयंत्र जो लगाए जाते हैं इनसे वायु प्रदूषण होता है। कृषि अवशिष्ट जलाने से वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा जो वन विनाश या कल कारखाने या कीटनाशक इनका प्रयोग करेंगे। बहुत सारे कारखाने लगाए जाते हैं, कारखानों से निकलने वाला जो अवशिष्ट गैसें होती हैं या कृषि अवशिष्ट, कीटनाशक, कारखाने, बिजली संयंत्र, मोटर वाहन मतलब यातायात या जो परिवहन के साधन हैं इनसे, और लास्ट में वन विनाश, ये वायु प्रदूषण के मोस्टली स्रोत हैं। इन्हीं स्रोतों का पहले हम इनका विस्तार करेंगे। तो क्रम से देखेंगे कि जो वायु प्रदूषण के जो स्रोत हैं, कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं और इनसे कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, और उन गैसों के माध्यम से जो मोस्टली जो प्रदूषण होगा वो वायु प्रदूषण ही होगा। तो ये जो शॉर्ट में आपको डायग्राम बनाया गया है, ये वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। केवल आपको स्रोत दिखाए गए हैं, इनसे कौन कौन सी गैसों का इमिशन होगा या उत्सर्जन होगा, उससे कौन सी गैस निकलेगी और उस गैस का मानव पर, जीव जंतुओं पर, वनस्पति पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसी क्रम में आगे जो आपको जानना है तो इसी का विस्तार हम आगे करने जा रहे हैं। तो वायु प्रदूषण में मोस्टली देखिएगा, बिजली ताप संयंत्र या खाद्य कारखाने, सूती वस्त्र उद्योग, इनका हम थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं। एक एक करके हमें जानना है। तो जो पहला है उसमें ताप बिजली संयंत्र, ताप बिजली संयंत्र जो लगाए जाते हैं इनसे क्या क्या, इसका क्या परिणाम निकलेगा। या जो खाद्य कारखाने लगाए जाते हैं, खाद्य के जो कारखाने लगाए जाते हैं, फर्टिलाइजर खाद्य कारखाने लगाए जाते हैं, उनसे क्या प्रभाव क्या क्या होगा। या जो तीसरा होगा वो सूती वस्त्र उद्योग होता है, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक, अभी हम केवल इन तीन के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ताप बिजली संयंत्र, खाद्य कारखाने, वहाँ पर जो कारखाने शब्द लिखा था उसमें खाद्य कारखाने, सूती वस्त्र उद्योग, या इसके अलावा और सारे विभिन्न प्रकार के उद्योग होंगे। लेकिन सूती वस्त्र उद्योग को मोस्टली हमें वायु प्रदूषण में शामिल करना है, और भी होंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो ताप बिजली
संयंत्र है, तो ताप बिजली जो संयंत्र होते हैं, ताप बिजली संयंत्रों से एक तो जो मोस्टली सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इससे राख निकलती है, इससे कालिख निकलती है। ये जो कारण बनते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, राख, ये फ्लाई ऐश के रूप में है। इनसे छोटे छोटे जो कण होते हैं, ठोस कण होते हैं, ये वायुमंडल में तैरते रहते हैं। और जो कालिख होती है, ये इनसे ये जाकर के ये ताप बिजली संयंत्र से निकलेंगे और जाकर के वायुमंडल में मिश्रित हो जाएंगी। ठीक है, तो वायुमंडल में मिश्रित हो जाएंगी तो इन प्रदूषक गैसों की सघनता बढ़ जाएगी, यानी कि गैसों की सघनता में वृद्धि होगी। और एट लास्ट में यहाँ हमें परिणाम दिखाना है, एट लास्ट में जो हम परिणाम दिखाएंगे वो वायु प्रदूषण, ये वायु प्रदूषण। ठीक है, एट लास्ट में परिणाम निकलेगा वायु प्रदूषण का। तो अभी हम आपको प्रभाव नहीं दिखा रहे हैं, केवल जो स्रोत दिखा रहे हैं कि कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे प्रदूषक गैसों का उत्सर्जन होता है। इसी तरह से जो खाद्य कारखाने लगाए जाते हैं, खाद्य कारखाने, और खाद्य कारखानों में जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, अमोनियम क्लोराइड, सल्फेट या DAP वगैरह होते हैं, तो उसमें अमोनियम क्लोराइड हुआ, या जो कृषि रसायन हुआ। अब कृषि रसायन के अंतर्गत कीटनाशक हुआ, जैवनाशक हुआ, या जो शाकनाशी हुआ, ये सब कृषि रसायन के अंतर्गत आते हैं। जब इनको बनाया जाता है तो कारखानों में इनको गर्म किया जाता है, और गर्म करने से ये बाष्पीकृत हो जाते हैं, और बाष्पीकृत होने के साथ ही ये वायुमंडल में मिल जाते हैं। ये वायुमंडल में जाके मिश्रित हो जाते हैं, और जिसका परिणाम होता है वायु प्रदूषण। ठीक है, तो खाद्य कारखानों से या इनको NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को गर्म करें, कृषि रसायन को गर्म करें, तो बाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में मिल जाते हैं, और विभिन्न प्रकार की जो प्रदूषित गैसें हैं वो वायुमंडल में मिश्रित हो जाती हैं। परिणाम निकलता है वायु प्रदूषण। तो ये वायु प्रदूषण के स्रोत हो गए हैं। इसी तरह से जो सूती वस्त्र उद्योग लगे होते हैं, अब सूती वस्त्र उद्योग में मोस्टली या तो विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है, कपास का प्रयोग किया जाता है। कपास मतलब इसके जो रेशा होते हैं, इन कपास का प्रयोग किया जाता है। और उस क्षेत्र में धूल, ठीक है, तो ये जो स्रोत हैं, इन स्रोत जब ये या तो बाष्पीकृत होते हैं और बाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में मिल जाते हैं, और परिणाम निकलता है वायु प्रदूषण का। तो बहुत सारे जैसे दमा एक रोग है, फेफड़ों में जो कपास की जो रेशा है वो फंस जाते हैं, और फेफड़े जाम होने की समस्या उत्पन्न होती है, सांस लेने में समस्या उत्पन्न होती है। तो ये जो सूती वस्त्र उद्योग हैं, बहुत सारे रसायन, ठीक है, ये वायुमंडल में जाकर के मिल जाते हैं। धूल के साथ में धुआं भी इसमें शामिल कर लीजिएगा। तो सूती वस्त्र उद्योग से ये बाष्पीकृत होकर के या डायरेक्ट चूँकि रंग होते हैं इनको गर्म किया जाता है, तो वायु प्रदूषण का परिणाम बनता है। अब इसी क्रम में ताप बिजली संयंत्र, खाद्य कारखाने, सूती वस्त्र उद्योग, इसी क्रम में यातायात, घरेलू कृषि अवशिष्ट और इसमें शामिल करना है।
परिणाम वायु प्रदूषण ही निकलेगा। अब आइएगा तो इसी क्रम में जो मुख्य स्रोत हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। इसी क्रम में जो यातायात के साधन हैं, यातायात साधन, ठीक, अब इससे क्या क्या होगा वो आगे जानना है। या घरेलू कृषि अवशिष्ट, घरेलू कृषि अवशिष्ट को जलाना है। और एक और कर दीजिएगा, विस्फोट द्वारा, ठीक। अब इनका क्या परिणाम निकलेगा, इसका परिणाम एट लास्ट में वायु प्रदूषण ही निकलेगा। तो जो वायु प्रदूषण है यातायात के साधनों में जो मोस्टली होता है वो यातायात के साधनों में डीजल पेट्रोल इनको मोस्टली जलाया जाता है। जब इन्हें जलाया जाता है तो मोस्टली जो गैस निकलती है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो मोस्टली होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी मिश्रण होता है। लेड, ठीक, एंटी नॉकिंग के रूप में डीजल पेट्रोल में लेड को मिलाया जाता है। तो ये भी बाहर निकल करके आता है। तो ये जाकर के वायुमंडल में मिश्रित हो जाते हैं और ये वायुमंडल में मिश्रित हो जाते हैं और जिसका परिणाम निकलता है वायु प्रदूषण, जिसका परिणाम वायु प्रदूषण निकलेगा। इसी क्रम में जो घरेलू या तो हम कृषि अवशिष्ट को जलाएं या घरेलू कार्यों के लिए ऊर्जा की प्राप्ति करें। जैसे अवशिष्ट ईंधन को तो हमें जलाना ही है, जैसे गोबर हुआ, लकड़ी हुआ, इनको जो हम ईंधन के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। या जो कचरा वगैरह हुआ, ठीक है, कचरा वगैरह हुआ, इनका उपयोग हम ईंधन के रूप में घरेलू कार्यों में करते हैं। इनसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं और वायुमंडल में मिश्रित हो जाती हैं। परिणाम निकलता है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण की ये मुख्य स्रोत हो गए हैं विस्फोट। अब बहुत सारी खानें होती हैं, कोयले की खान हुआ, पत्थरों की खानें हुआ, पत्थरों को तोड़ने के लिए बहुत सारे बम, गोला बारूद का प्रयोग किया जाता है। तो इनका किसके लिए किया जाता है, उत्खनन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो उत्खनन के लिए, तो इससे बम, गोला बारूद इनका प्रयोग उत्खनन के लिए किया जाता है। इससे बहुत सारी विषैली गैसें निकलती हैं, ठीक है, विषैली गैसें निकलती हैं, ठीक है। जैसे एक गैस है माइक, और ये वायुमंडल में जाके मिल जाती है। परिणाम निकलता है वायु प्रदूषण का। तो ये जो मोस्टली जो प्रमुख स्रोत हैं वायु प्रदूषण के, जो मुख्य स्रोत हैं, ये स्रोत हमने आपको शॉर्ट रूप में बताए हैं। अब जो मुख्य रूप से जो वायु प्रदूषक के जो गैसें हैं, उन वायु प्रदूषक गैसों के अंतर्गत जो मोस्टली हमें जानना है, जो मोस्टली जो गैसें हैं उनके बारे में हमें मोस्टली इम्पोर्टेंट रूप से हमें जानना है। तो जो गैसें हैं उनको मोस्टली, यहाँ तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है मोस्टली, ये तो स्रोत हो ही गए हैं।
अब इसी स्रोत के रूप में मोस्टली हम जो स्रोत के रूप में मोस्टली हम गैसों को समझ लेते हैं। गैसों के रूप में 3 रूप से आपको समझना है। जो गैसें होंगी मोस्टली जो गैसें होंगी वो 3 रूप में आपको जानना है। गैसों का होगा NO, NO2, N2O। जैसे पहला वर्गीकरण है NO, NO2, N2O। ये जो गैसें हैं ये नाइट्रोजन से संबंधित गैसें हैं। इन गैसों का मिश्रण कैसे होता है और क्या क्या इसका प्रभाव पड़ता है इसको मोस्टली हमें जानना है। इसी तरह से जो दूसरा वर्गीकरण है या दूसरा जो वर्ग है वो SO2 और SO3, इस वर्ग को हमें मोस्टली समझना है। और इसी क्रम में जो सूक्ष्म कण होते हैं जिसको अभी हमने फ्लाई एस नाम दिया था, सूक्ष्म कण, इनको फ्लाई एस के नाम से जाना जाता है। तो अब ये जो वर्गीकरण है ये अभी हमने स्रोत के रूप में ही आपको समझाया था, लेकिन ये जो स्रोत है ये दूसरे प्रकार का वर्गीकरण आपको देने जा रहे हैं। तो ये जो वर्गीकरण है ये मोस्टली आपको एक एक करके आपको जानना है। चलिए, तो इसी क्रम में जो आपको स्रोत पहले आपको बता दिए गए तो शॉर्ट रूप में थे। यहाँ पर हम इनका जो मोस्टली जो गैसें हैं नाइट्रोजन ग्रुप की हैं, सल्फर ग्रुप की हैं, या जो सूक्ष्म कण जो पार्टिकल्स होते हैं SPM होते हैं, जो छोटे बड़े आकार के कण होते हैं। तो जो नाइट्रोजन वर्ग है इनका जो मोस्टली जो उत्पादन होता है, नाइट्रोजन वर्ग का जो मोस्टली उत्पादन होता है या तो हम यूरिया बनाएं या परिवहन यातायात में परिवहन का उपयोग करें या कोयला को जलाएं। ठीक है, ये मोस्टली स्रोत हो गए हैं नाइट्रोजन वर्ग के। और N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये लाफिंग गैस के नाम से इसे, जो लाफिंग गैस है इसे लाफिंग गैस के नाम से या हंसाने वाली गैस के नाम से इसे जाना जाता है। ये लाफिंग गैस के रूप में है। तो जो NO, NO2 और नाइट्रस ऑक्साइड या N2O कोयला को जलाने से, यूरिया कृषि में खाद के रूप में प्रयोग करने से, बनाने से, या परिवहन के साधन या यातायात के साधनों का उपयोग करने से इन गैसों का मिश्रण होता है। मोस्टली वायुमंडल में जाकर के गैसें मिल जाती हैं। तो एक तरफ जब ये गैसें बनी तो ये हानिकारक हो जाती हैं, लेकिन यदि हम केवल नाइट्रोजन को देखें तो जो नाइट्रोजन होती है वो उपयोगी होती है। कि जो एक बैक्टीरिया है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, तो ये जो राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। और यह एक प्रकार की मोस्टली जो खाद होती है NO3 जिसे पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जो नाइट्रेट है ये लाभदायक यानी कि पौधों के लिए लाभदायक होती है। इनसे प्रोटीन का निर्माण होता है, DNA या RNA का, इस RNA का इनसे निर्माण होता है। तो ये उपयोगी है। यदि नाइट्रोजन गैस केवल है तो ये उपयोगी है। वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसे नाइट्रेट में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है वो बदल देता है और नाइट्रेट के रूप में जिसे पौधे ग्रहण कर लेते हैं, खाद्य के रूप में प्रोटीन का निर्माण होता है, DNA और RNA का निर्माण होता है। वहीं दूसरी तरफ जो हानिकारक रूप में यदि हम इसकी चर्चा करें तो जो NO है, ये जो NO है NO प्लस ओजोन, ये यदि क्रिया कर लेती है तो इससे प्रकाश रसायन धुआं बनता है। प्रकाश रसायन धुआं बन जाता है और ये जो धुआं होता है ये बहुत ही हानिकारक होता है। हानिकारक का मतलब होता है कि इसमें इस धुआं के कारण तारे दिखाई नहीं देते हैं और जो श्वास संबंधी बीमारियां होती हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं।
और उसके अलावा ये जो प्रकाश रसायन धुआं और प्लस करके इसमें प्रकाश रसायन धुआं और इसमें PAN दोनों को मिला दिया जाए, PAN पैरा ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, PAN पैरा ऑक्सीटाइल नाइट्रेट इसका नाम है। ये दोनों मिलकर के जो इन दोनों से श्वास संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो ये जो NO3 या नाइट्रस ऑक्साइड ये हानिकारक बन जाती हैं जब ओजोन से क्रिया करें या जो प्रकाश रसायन धुआं का निर्माण करें, तो जिससे हमें तारे दिखाई नहीं देते हैं और श्वास से संबंधित जितनी बीमारियां हैं सभी उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये हमने जो नाइट्रोजन वर्ग की बात की है, तो एक तरफ लाभदायी है और दूसरी तरफ हानिकारक के रूप में इसको दिखाया गया है। अब दूसरी तरफ यदि हम बात करें जो सल्फर है, सल्फर या उससे संबंधित जो डेरिवेटिव्स हैं, यदि इनकी बात करें तो इनका जो मोस्टली जो निःसरण होता है धातु कर्म क्रिया से प्राप्त। जब मेटलर्जी प्रोसेस होती है मतलब धातु कर्म प्रक्रिया से इन गैसों का निःसरण होता है। तो मोस्टली जो मेटलर्जी होती है उसमें धातुओं को पिघलाना। अब धातुओं को पिघलाने के लिए बहुत सारी प्रोसेस, कोयले का प्रयोग होगा या अन्य विशिष्ट पदार्थों का प्रयोग होगा। तो ये जो गैसें हैं मोस्टली इनसे निकलती हैं और इसको मोस्टली जो नाम दिया जाता है वो क्लासिकल स्मॉग। ये क्लासिकल स्मॉग है, क्लासिकल स्मॉग के नाम से इसे क्लासिकल स्मॉग के नाम से इसे जाना जाता है। अब जो क्लासिकल स्मॉग यदि वायुमंडल में बन जाता है तो इससे ये जो गैसें हैं ये आगे जाकर के जो HNO3 है, HNO3 है, H2SO4 है, ये आगे जाकर के जो कारण बनता है वो अम्ल वर्षा का कारण बनता है। ये अम्ल वर्षा और अम्ल वर्षा जो होती है मानव सहित जीव जंतुओं सहित वनस्पति के लिए हानिकारक होती है। एसिड रेन हानिकारक होती है। ठीक है, आगे इसका जो विस्तार है वो अम्ल वर्षा का विस्तार आगे और अधिक किया जाएगा। 2-4 पॉइंट बन रहे हैं तो इसमें 2-4 पॉइंट लिख लीजिएगा। भारत सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 का सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। डैश लगा कर लिख लो, ग्रीन पीस एक संस्था है। ग्रीन पीस ने कहा है, ग्रीन पीस नाम की एक संस्था है जो लंदन में इसका मुख्यालय है, लंदन। इसने ये डाटा दिया है कि भारत विश्व में सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन करने वाला देश है। ये ग्रीन पीस ने डाटा दिया है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, भारत में सर्वाधिक सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन कोयला दहन से होता है। 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 कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में भारत के बाद रूस या रसिया, चाइना और मैक्सिको देश आते हैं।
चौथे नंबर पर मैक्सिको देश है, प्रथम पर भारत है। मैक्सिको देश आते हैं। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा से संगमरमर का पीला होना और प्रवाल कीट के लिए खतरनाक होती है। प्रवाल कीट के लिए खतरनाक होती है। इसी तरह से लास्ट में जो टॉपिक है वो है सूक्ष्म कण। तो सूक्ष्म कण जो होते हैं वो भारी धातुओं में उपस्थित होते हैं। भारी धातुओं में, ठीक। इनका जो मापन होता है वो एसपीएम होता है। एसपीएम मतलब सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, ठीक। ये इसका एसपीएम का ये फुल फॉर्म होता है। एसपीएम को चूंकि 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं, 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो जो पीएम होता है वो 2.5 का होता है। इसे एसपीएम को 2 भागों में बांट लेते हैं। एक 2.5 माइक्रोन का होता है और एक 10 माइक्रोन का होता है। यह उसमें जो माइक्रोमीटर, ये इसे 2 भागों में, मतलब ये छोटा है, ये छोटे पार्टिकल्स हैं और ये बड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो एसपीएम जो सूक्ष्म कण होते हैं वो फ्लाई ऐश के रूप में ये होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिएगा। वायु प्रदूषण में सूक्ष्म कणों की भूमिका अधिक है। और इनके माध्यम से श्वसन संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। श्वसन संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। श्वसन संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब ये जो आपको जो स्रोत दिए गए हैं, ये स्रोत वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी क्रम में जो प्रभाव दिखाना है, तो जो प्रभाव मोस्टली दिखाना है किसका, वायु प्रदूषण का प्रभाव। तो प्रभाव में थोड़े से पॉइंट बना लीजिएगा। नंबर 1 2 3 करके पॉइंट बना लीजिएगा। मानव के श्वसन तंत्र पर, अगला पॉइंट मानसिक एवं हृदय रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अगला पॉइंट प्रतिवर्ती क्रियाओं की गति धीमी हो जाती है। और लास्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर, फोटोसिंथेसिस की क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और लास्ट पॉइंट चूंकि बड़ा हो रहा है तो लास्ट पॉइंट लिखिएगा। वायुमंडल में
गैसों का संकेंद्रण बढ़ने से ओजोन गैस के क्षरण के साथ साथ भूमंडलीय तापन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिसके परिणामस्वरूप हिम पिघलने के दर में वृद्धि होगी, जिससे जल स्तर बढ़ेगा या समुद्री जल स्तर बढ़ेगा, खाद्यान्न समस्या होगी, प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया शुरू होगी, प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग की प्रक्रिया, और अंततः जैव विविधता के क्षरण के साथ जलवायु परिवर्तन होगा। तो वहीं दूसरी तरफ ओजोन गैस के क्षरण से त्वचा कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो ये जो था वो वायु प्रदूषण का प्रभाव था। तो वायु प्रदूषण के प्रभाव के साथ साथ अब चल रहा है कि जो राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मापदंड के अनुसार 12 मोस्टली प्रदूषक बताए गए हैं। उन प्रदूषकों को हमें जानना है। राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मापदंड, राष्ट्रीय व्यापक गुणवत्ता मापदंड, ठीक, इसके अनुसार जो प्रदूषकों की संख्या है वो 12 प्रदूषक बताए गए हैं। अब जो 12 प्रदूषक हैं, उसमें ये जो वर्गीकरण, ये जो उन्होंने डाटा दिया था 12 प्रदूषक, ये जो 12 प्रदूषक हैं उनको 2009 में दिया गया था। अब ये वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या सल्फर डाइऑक्साइड पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो अभी पार्टिकल आए थे PM 2.5 वाला आया था, PM 10 वाला आया था, ये प्रदूषक के रूप में है। ओजोन, जो ओजोन गैस है, ओजोन गैस हो गई है। लेड यानी कि PB हो गया है, लेड यानी कि PB। कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया NH3 या अमोनिया C6H6 यानी कि ये बेंजीन के रूप में हो जाएगा। और एस्बेस्टस है। एस्बेस्टस के अलावा दो और बचते हैं, निकेल और CFC, Ni निकेल और CFC। तो ये जो 12 वायु प्रदूषक हैं जो राष्ट्रीय व्यापक गुणवत्ता वायु गुणवत्ता
ठीक है, इसके अनुसार ये मापदंड तय किए गए। तो 12 प्रदूषकों को उन्होंने बताया है। 2009 में ये लिस्ट जारी की थी, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट नाइट्रेट NO नाइट्रोजन NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर 2.5, पार्टिकुलर मैटर 10, ओजोन गैस, लेड PB लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनियम अमोनिया बेंजीन के रूप में है, एस्बेस्टस है, निकल है और क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स है। तो जिसमें ये ज़्यादा प्रभावकारी है। तो जो 10 मापदंड बताए गए हैं, इनका वर्गीकरण दिया गया है। और एक जो मोस्टली है वो फ्लाई एश, एक हेडिंग डाल लीजिएगा, फ्लाई एश। ये फ्लाई एश क्या होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, फ्लाई एश। फ्लाई एश में लिखिएगा, यह एक सूक्ष्म पाउडर होता है। यह एक सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर दूर तक यात्रा करता है। वायु के साथ दूर दूर यात्रा करता है, जिसका उत्सर्जन कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से होता है। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से होता है, जिसमें एल्युमिनियम सिलिकॉन, कैल्शियम ऑक्साइड, लेड मतलब PB, एस्बेस्टस और कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कॉपर CO के कण पाए जाते हैं। ये कण पाए जाते हैं। ठीक, तो इसी को हम फ्लाई एश के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये जो वायु प्रदूषण से संबंधित जो फ्लाई एश है, उसके बारे में आपको जानकारी दे दी है। इसी क्रम में जो उपाय करना है या जो नियंत्रण के उपाय हैं, वो और लास्ट में जान लीजिएगा, नियंत्रण के उपाय। या उपाय या नियंत्रण के उपाय। उपाय कौन कौन से हैं, तो उपाय में से पॉइंट बना करके आप लिख लीजिएगा, फिर हम सरकारी स्तर पर जानते हैं कौन कौन से उपाय हैं। तो उपाय में लिखिएगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा,
आदि को बढ़ावा देना चाहिए, आदि को बढ़ावा देना चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यूरो 4 मानक संयंत्रों या यूरो 4 डीजल या सिटी डीजल को बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। मतलब इसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है। तो यूरो 4 जो मानक होता है, तो यूरो 4 में जैसे यूरो 1, 2, 3 और 4, यदि हम इस तरफ जाते हैं तो सल्फर की मात्रा में कमी आती है। तो यूरो 1 में सल्फर की मात्रा ज़्यादा होगी, यूरो 2 में उससे कम होगी, यूरो 3 में उससे कम होगी और यूरो 4 में सबसे कम मात्रा होगी। तो हमें यूरो 4 या सिटी डीजल को हमें ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। अगला पॉइंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के स्थान पर या क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रतिबंधित कर, इसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए और HCF को हमें बढ़ावा देना चाहिए। तो HCF को हमें ये बढ़ावा देना चाहिए, या बढ़ावा का मीन्स अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। और लास्ट में है प्रदूषण अधिनियम को, प्रदूषण अधिनियम को दृढ़तापूर्वक लागू किया जाना चाहिए। और सबसे अच्छा, सभी प्रदूषणों में जो पॉइंट शामिल होगा, सबसे अच्छा पॉइंट होगा, सभी प्रदूषणों में होगा जन जागरूकता। जन जागरूकता या तो फैलाई जानी चाहिए या बढ़ाई जानी चाहिए। ये जितने प्रदूषण हैं, सभी प्रदूषणों में जो जन जागरूकता है वो या तो बढ़ाई जानी चाहिए या फैलाई जानी चाहिए। तो बहुत जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण है, इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये तो नियंत्रण के प्रमुख उपाय हैं। अब भारत सरकार के माध्यम से कुछ नियम कुछ ऐसे बनाए गए हैं, तो उसमें कुछ नीचे, चूँकि भारत सरकार की पहल है तो इसी में भारत सरकार की पहल नोट कर लीजिएगा। भारत सरकार की पहल, भारत सरकार की पहल क्या है? भारत सरकार की पहल नीचे पॉइंट ऐसे बना लीजिएगा। कुछ नियम कानून बनाए हैं सरकार ने। तो पहला है राष्ट्रीय, नंबर 1 में लिखिए, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया जाता है, नंबर 1। दूसरा है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। तीसरा है फ्लाई ऐश अधिनियम सूचना 2021, फ्लाई ऐश अधिनियम या अधिसूचना 2021। अगला पॉइंट कर लीजिएगा, फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन। और लास्ट का पॉइंट लिखिएगा, कोयला आधारित
बिजली संयंत्रों के लिए उत्सर्जन मापदंड। तो ये चूँकि नियंत्रण के उपायों में डायरेक्ट हमने यहाँ पर आपको ये नियंत्रण के उपाय आपको बताए हैं। भारत सरकार ने जो पहल की है उस पहल में हमने आपको पॉइंट लिखवा दिए हैं। तो ये भारत सरकार की पहल होगी। तो इसी क्रम में जो आज आपको वायु प्रदूषण या प्रदूषण का जो पहला जो ऑनलाइन वीडियो या ऑनलाइन क्लास आपको दी गई है उसमें एक वायु प्रदूषण है, ये पूरा टॉपिक पूरा इसी कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो चूँकि प्रकार वर्गीकरण ये सब नहीं देना है, डायरेक्ट आपको जल प्रदूषण, उसके स्रोत, उसका प्रभाव और प्रभाव के अलावा नियंत्रण के उपाय, और इसी तरह से जो सरकारी स्तर पर है या भारत सरकार के स्तर पर है कौन कौन सी पहल चलाई गई है या कौन कौन से मिशन चलाए गए हैं। तो इसी क्रम में जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो जल प्रदूषण से संबंधित होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।